ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट हैं और जो सही में इसके उपयोगी हैं उन्हीं को मौका मिल रहा है। कोर्ट में जो डीलें चल रही हैं उसने हमारे युवाओं को बड़ा परेशान कर रखा है। इसका क्या कारण है? इसका कोई रास्ता है हमारे पास? अभी जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। आंसर में कोई संशोधन होता है तो सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है? ये एक इशू है। वन दरोगा पेपर में कई सवाल वो कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे। वन दरोगा के क्वेश्चन में काफी कंसर्न बच्चों के थे और हमने इस चीज को रिव्यू किया। UKSSC में दिव्यांग बच्चों के लिए 45% क्वालिफाइंग मार्क क्यों किया गया, जबकि सामान्य वर्ग के लिए भी इतना ही है? ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? ये जो कंसर्न है ये एक्चुअली हमारे हाथ की चीज नहीं है, क्योंकि ये तय होता है गवर्नमेंट के स्तर। आज के युवाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो लोग खासकर प्रिपेयर कर रहे हैं? उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं लोअर मिडिल क्लास की, वो गरीब लोगों की और उन गाँव के बच्चों की जो कि इंटीरियर में रह रहे हैं। आप लोग अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए। अभी जो UKSSC में जो प्रोसेस हैं और जो वहाँ पे जिस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ का कहीं से कहीं तक कोई नहीं होता नहीं और कोई चांस भी नहीं है। कम्युनिटी कारखाना क्या है? गांव में अगर उत्तराखंड की बात करें, खासतौर से जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लोकल डिमांड प्रोडक्ट्स की है, जिसको मीट करने के लिए प्लेन से ही सामान जाता है सारा। लोकल रिसोर्सेज भी हैं और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी है। तो अब मतलब ये तीनों चीज़ों का जब हम मिला के देखेंगे, एक तरफ बेरोजगारी है, लोकल प्रोडक्ट की डिमांड है और लोकल में रिसोर्सेज हैं जिसको हम प्रोसेस करके वहीं भी उसकी डिमांड मीट कर सकते हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना हम ऐसा वर्कशॉप टाइप का क्रिएट करें जहाँ पे कि वो कम्युनिटी ओन्ड हो और कम्युनिटी रन हो। परीक्षा केंद्रों को लेकर भी कई बार युवाओं को बड़ी आफत आती है। मस्तन पिथौरागढ़ वाले को हल्द्वानी या काशीपुर आना होता है, चमोली वाले को देहरादून, जबकि देहरादून या हरिद्वार वालों को पहाड़ में भेजा जाता है। ये क्या सोची समझी रणनीति के तहत होता है? नहीं, मतलब देखिए ये लॉजिस्टिक इश्यूज हैं। किताब कौतिक भी आपका कॉन्सेप्ट रहा है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे की आपने? हम लोग पहले से ही लाइब्रेरी पे काम कर रहे थे। तो इस बीच में एक हेमपंत हैं, वो अभी वो काफ़ी सोशल उसमें रहते हैं। तो उनसे हम लोग जब हम मिले तो हमें लगा कि हम क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू करें जहाँ पे बुक्स भी हों, लोकल कल्चर भी हो, लोकल आर्ट भी हो, ताकि हम दोनों को साथ लेके एक ऐसा कौतिक टाइप का करा पाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मेरे कई सारे मित्र जो है वो हमेशा से हमसे कहते थे कि आप अपने कार्यक्रम में एक खास मेहमान को बुलाइए। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि प्रशासनिक दक्षता के अलावा उन्होंने समाज में किस तरह से योगदान दिया जा सकता है और अपने प्रोफेशन के साथ साथ आप अपने इलाके के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन सभी सेक्टरों पे काम किया है। आज जो नई पीढ़ी आ रही है प्रशासनिक सेवा में, वो उनको अपना आदर्श मानती है। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी बुजुर्ग या ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिनका लंबा चौड़ा अनुभव होगा, ऐसा नहीं है। मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं इस वक्त वो UKSSC में परीक्षा नियंत्रक हैं, हिमांशु कफलटिया। बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। और कम उम्र में मैं कहूँगा, आपको अगर जो यंग जनरेशन है वो आपको अपना आदर्श मानती है तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ अचीव किया। उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपने देवभूमि डायलॉग ने मुझे इस मंच का आने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहूँगा, PCS परीक्षा के टॉपर रहे हैं हिमांशु भाई। और हिमांशु भाई जिस जगह से आते हैं वो बहुत, मैं कहूँगा, इंटीरियर इलाका है और वहाँ से निकलकर अपनी एक पहचान बनाना, ये एक बहुत, मैं कहूँगा, आपने कितनी मेहनत की होगी। मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा, तो ये कब से मन में आया? जैसा कि पहले भी ये चीज़ कई जगह मैं बोल चुका हूँ कि मैं ओखलकांडा, नैनीताल जनपद के ओखलकांडा ब्लॉक को बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम तुषराड़ है। तो मेरा जो प्रारंभिक जीवन है वहीं से शुरू हुआ था। तो लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, जो वहाँ की एक जिस सोशल सेटअप में मैं बड़ा हुआ, जो एक सामाजिक परिदृश्य था जिसमें मैं बड़ा हुआ, तो वहीं से मुझे ये एक प्रेरणा मिली कि कहीं कुछ ऐसे सिस्टम में इस तरीके से जाया जाए या कुछ ऐसा किया जाए कि हम अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने इस राज्य के लिए कुछ कर पाएँ। तो मतलब एक्चुअल में तो ये बात जाते जाते ग्रेजुएशन में जब मैं पहुंचा तब जाके मैटेरियलाइज हुआ फाइनली कि मुझे ये करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे एक लंबा पूरा अनुभव और पूरी एक जो हमारा सोशल सेटअप था वो था। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे लगभग मैं इसे फाइनल किया कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा। अच्छा, ग्रेजुएशन में मन बन गया था। Yes. तो फिर उसके बाद क्या किया?
मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे ही अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैं डीएसबी कैंपस नैनीताल में था। कौन से ईयर में? 2003 में मैंने थ्री में मैं वहाँ से निकला हूँ। हाँ, तो 3 में मेरा एडमिशन था वहाँ पर डीएसबी कैंपस में। तो तब मैंने लिया था और उसके बाद मैंने सोचा, तो फिर क्या हुआ कि एट द एज ऑफ 19 ईयर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो फिर मैंने सीधे ही सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करी। जब मैं 21 साल का हुआ तो मैंने आईएएस का फर्स्ट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और 21 साल की एज में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल आया सिविल सर्विसेज का, वो मैंने दिया। फिर उसके बाद मेरा दोबारा सेकंड उसके अगले साल फिर मैंने दिया, तो फिर मैं फाइनली लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो जब 2 अटेम्प्ट के बाद नहीं आया तो तब 4 अटेम्प्ट सिविल सर्विसेज के हुआ करते थे। तब मुझे थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी सी फील होने लगी, क्योंकि हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं कि क्या होगा। तो 2011 में मैंने सिविल सर्विसेज को छोड़ के और सारे एग्ज़ाम्स देने स्टार्ट किए, जिसमें कि एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, जितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं सब मैंने दिए। और फॉर्चुनेटली दिसंबर आते आते मेरे पास 19 कॉल्स आ गए थे। 19 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल 2011। 19 जगह? 19 जगह, जिसमें कि बैंक। तो इनसिक्योरिटी के बाद आपके तो कई हाथों में लड्डू आ गए। हाँ, मतलब क्योंकि मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज के अलावा कुछ एग्जाम्स दूंगा भी। तो मेरी प्रिपरेशन का लेवल अच्छा था, सिविल सर्विसेज के पहले से था तो अच्छा लेवल था, तो मेरा हो गया। मेरा एलआईसी मतलब बैंकिंग सेक्टर में क्लैरिकल से लेके पीओ और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में क्लास 1 ऑफिसर में हुआ था, और जनरल इंश्योरेंस में हुआ था, और इंटेलिजेंस ब्यूरो, कई जगह उस साल मेरे सिलेक्शंस हुए थे। तो उस साल फिर मैंने वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर ली थी। मैंने पंजाब नेशनल बैंक में एज ए सिंगल विंडो ऑपरेटर ज्वाइन किया। अच्छा। 1 साल मैंने वहाँ जॉब कर पाया। मैं सिर्फ एक दिन गया और फिर वापस आ गया, मैंने छोड़ दिया वहाँ फिर। अच्छा। फिर मार्च में मैंने एलआईसी में एज एन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ज्वाइन किया। वहाँ मैं 2 साल रहा, और इस बीच में मैं छत्तीसगढ़ पोस्टेड रहा, राजनांदगांव में। लेकिन मेरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन मैं अपनी करता रहा। फिर 2012 में फिर से मैंने 13 में बार और फिर सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया इस साल फिर से, तीसरी। 2 चांस तो बचे थे ना? हाँ, तो मैंने फिर से दिया। फिर मेरा उसमें भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। अच्छा। एलआईसी में डब्ल्यू छोड़ के फिर मैं बैंक में क्लैरिकल ज्वाइन किया मैंने फिर से। अच्छा। ताकि प्रिपरेशन कर पाऊँ। फिर ये था कि तब तक शादी भी हो चुकी थी, और वाइफ भी, फिर उन्होंने भी अपनी जॉब छोड़ के वो भी प्रिपरेशन करने लगी थी, तो मैं क्लैरिकल में ज्वाइन कर लिया। फॉर्चुनेटली उस साल उनका सिलेक्शन हो गया था सिविल सर्विसेज में, और नेक्स्ट ईयर फिर मेरा उत्तराखंड पीसीएस में 2012 में सिलेक्शन हुआ, और फिर मैंने दोबारा 16 वाले में अटेम्प्ट दिया, तो फिर मेरे को फर्स्ट रैंक मिली। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब मैंने कई सारी जॉब्स करते करते ही यहाँ तक पहुँचा मैं। तो फिर पहली पोस्टिंग कहाँ मिली? एज ए एसडीएम तो मैं फर्स्ट पोस्टिंग मेरी रही चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। सिटीजन लाइब्रेरी आपका एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या शुरुआत से ही मन में था कि इसको आगे बढ़ाना है? बेसिकली ऐसा हमने ये नहीं सोचा था कि हम कोई बहुत बड़ा सिटीजन लाइब्रेरी का वो करेंगे, लेकिन जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे एक चीज़ हमेशा रियलाइज़ होती थी कि किताबों की कमी। हाँ, जो हम गांव के बच्चे होते हैं उन्हें एक तो बुक्स की बहुत कमी रहती है, और दूसरा गाइडेंस का बहुत अभाव रहता है। मतलब ऑथेंटिक बुक्स, हम जैसे जब मैं तैयारी करता था तो मैं 50 किताबें उठाता था, तब जाके मुझे पता चलता था कि इसमें तो एक ही सही थी जो मुझे पढ़नी थी, बाकी तो मैंने ये ऐसे ही लेके रख लिया फिर पढ़ी। तो मुझे लगा कि क्यों ना सिर्फ वो जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उन्हीं को हम किसी तरीके से बच्चों तक पहुंचाएं, और वो भी जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं। और सेकंड, दूसरी चीज़ कि उनको गाइड कर सकें कि तुम इस बुक को तो पढ़ना है, फिर ऐसे पढ़ो और हम ऐसे तैयारी कर सकते हैं आप। तो यहाँ से सिर्फ आइडिया शुरू हुआ था। तो जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई 2020 में एज अ एसडीएम में टनकपुर गया, तो हमने वहीं तहसील के एक रूम में सबसे पहले स्टार्ट किया इसको। तो मुझे नहीं लग रहा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा आ पाएंगे, हमने केवल 15 सीट्स के साथ स्टार्ट किया था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे आज हमने लाइब्रेरी ओपन करी और उसमें कई सारे जो सोशल हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, हमने खोली, तो नेक्स्ट डे हमारी सारी सीट्स भर गई। तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब ये तो लोगों की ज़रूरत है, इन चीज़ों की बच्चों को ज़रूरत है, और कई बार वो गाइडेंस ना होने की वजह से भी करते हैं। तो उसके बाद ये बढ़ता चला गया, हमने फिर कई खोलते चले गए और लोग भी जुड़ते चले गए। तो आज हमारी कुल मिला के 27 ऐसी लाइब्रेरीज़ उत्तराखंड के अलग अलग रिमोट एरियाज़ में, गाँव में चल रही हैं, और वहाँ पे लगभग 1500 के आसपास बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं इन लाइब्रेरीज़ में। और इनमें से करीब 80 से ज़्यादा हमारे ऑलरेडी सिलेक्शंस गवर्नमेंट जॉब्स में हो चुके हैं, इंक्लूडिंग एक हमारे आईपीएस हमारी लाइब्रेरी से हैं, और एक IRS हैं,
सिविल जज हैं, पीसीएस में 2-3 बच्चे हैं। तो कई अच्छी अच्छी पोस्ट पे हमारे यहाँ से बच्चे जा रहे हैं। आप देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किस तरह से लोगों की जिंदगी में बदलाव लाता है। Exactly. तो बुक्स कहाँ से आती हैं? बुक्स के लिए हमने एक डोनेट टू बुक कैंपेन 2 पुस्तक दान अभियान चलाया था। तो क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई ऑर्गेनाइज फंडिंग भी नहीं होती, और मतलब ठीक है थोड़ा बहुत हम अपनी ओर से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए आपको थोड़ी फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो हमने डोनेट टू बुक कैंपेन चलाया था। तो 2 पुस्तक दान अभियान में हमने कहा था, जैसे किसी का बर्थडे है, किसी के बच्चे का बर्थडे है, किसी की शादी है, शादी की सालगिरह है, या किसी के बच्चे का नामकरण है, कोई भी घर में एक ऑस्पिशियस जो फंक्शन होता है, कोई अच्छा हो रहा है, तो उसमें आप 2 पुस्तकें दान कर दीजिए। तो इस तरीके से हमें बुक्स की किताबें मिल जाती हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके बहुत किताबें मिल जाती हैं। उसमें ये होता है कि कई लोग हमसे ही पूछ लेते हैं कि आपको कौन सी किताब चाहिए, हम वो दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास अच्छी किताबें आ जाती हैं। तो अभी तो सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, इतने बहुत संघर्ष के satisfaction। बाद रास्ता मिल गया है। बहुत सेटिस्फेक्शन है और अच्छा लगता है इतने सारे यूथ, क्योंकि हमने कई हमारे पास केस स्टडीज़ हैं। मतलब मैंने देखा था कई ऐसे लोग जो पहले सो कॉल्ड जिसे हम आवारागर्दी बोलते हैं कि लड़के हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, चौराहों पे खड़े हैं, इस टाइप के, जो वो उन लोगों ने जब देखा कि मेरे साथ का जो पड़ोसी था वो लाइब्रेरी जाता था और वो कहीं सेलेक्ट हो गया, तो उनको लगा कि अच्छा इसका मतलब यहाँ हमें जाना चाहिए। तो ऐसे करके वो लोग भी आने लगे। तो ये जो चेन बनती है, और इसके बाद जब उन्हें सक्सेस मिलती है तो फिर वो नए लोग उसको देखते हैं। तो ये था, ये अच्छा चला। तो फिर हमने इसमें अब कुछ नई चीज़ें जोड़ी कि हमें लगा कि चलो पढ़ाई का तो चल ही रहा है, अब हमने उसको थोड़ा सा डिजिटाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो डिजिटल कंटेंट है वो बच्चों को मिल सके। तो हम इनको थोड़ा सा हाईटेक बनाने की तरफ जा रहे हैं। कुछ 2 लाइब्रेरीज हमने हाईटेक बनाई भी हैं, और आगे इस पर हम और काम कर रहे हैं अभी। ये तो बहुत अच्छा। आपका एक कम्युनिटी कारखाना क्या है? ये भी जो एक हमारा, ये भी कहें कि एक इनोवेशन जो हमारी है वो उभरी लोकल उत्तराखंड की सर्कमस्टांसिस पे। हमने ये देखा कि गांव में अगर उत्तराखंड की बात करें, खासतौर से जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लोकल डिमांड प्रोडक्ट्स की है, जिसको मीट करने के लिए प्लेन से ही सामान जाता है सारा, लोकल रिसोर्सेज भी हैं, और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी है। तो अब मतलब ये तीनों चीज़ों का जब हम मिला के देखेंगे, एक तरफ बेरोजगारी है, लोकल प्रोडक्ट की डिमांड है, और लोकल में रिसोर्सेज हैं जिसको हम प्रोसेस करके वहीं भी उसकी डिमांड मीट कर सकते हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना हम ऐसा वर्कशॉप टाइप का क्रिएट करें जहाँ पे कि वो कम्युनिटी ओन्ड हो और कम्युनिटी रन हो, लोकल इकोनॉमी को लोकल डेवलप करें, वो किसी लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल इकोनॉमी, लोकल प्रोडक्ट। एग्जैक्टली मतलब ऐसा ना हो कि वो किसी इंडिविजुअल का नहीं होगा, उसकी जो ओनरशिप होगी वो पूरे समाज की होगी, और वो ही उसको चलाएंगे। और उसमें हाँ 3-4 लोग ऐसे होंगे जो परमानेंटली काम कर रहे होंगे, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, सेल करना। तो हमने एक हिस्सा स्टार्ट किया था, दोने पत्ते की मशीन लगाई थी। हमने देखा था इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो ये सब बहुत सस्ती मशीनें होती हैं, और काम भी इनमें बड़ा आसान होता है, बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पत्ते तो हमारे यहाँ आलू के बहुत होते हैं, मिल जाते हैं। तो हमने दोना पत्तल की एक मशीन लगाई थी, और हमारा आइडिया यही था कि जो दोना पत्तल हम बाज़ार से ख़रीद के यहाँ ला रहे हैं वो यहीं बनाएं और यहाँ पे लोगों को दें। ये हमारा आइडिया बहुत अच्छा चला। अनफॉर्चुनेटली अभी पिछले 1-2 महीने से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत समझ में आ गया है कि ये बहुत सक्सेस होगा। इसमें हमने कई चीज़ों को जोड़ा है, जैसे दोना पत्तल के बाद हम कह सकते हैं मसाले की मशीन, मसाले बनाने की सिंपल मशीन होती हैं। उनको मतलब गाँव में मसाले भी होते हैं, उन्हें वहीं उगाओ, प्रोसेस करो, जितना लोकल कंज्यूम हो सकता है करो, बाकी बाहर भेज दो। मोमबत्ती की मशीन है, उसके बाद चप्पल बनाने की छोटी छोटी मशीनें हैं ये। तो ये वर्कशॉप्स टाइप के हर गांव में क्रिएट किए जाएं, और जो लोकल में रोजगार भी करेंगे, वहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको प्रोसेस भी करेंगे, वहाँ की मार्केट को भी डील करेंगे, बचा हुआ बाहर जाएगा। लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि इन वर्कशॉप से कहीं बाहर ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी, लोकल में ही इतनी डिमांड है कि वहीं मीट हो जाएगी वो। तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं UKSSC में, जिसके आप परीक्षा नियंत्रक है, और हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स का कि आपसे बहुत सारे सवाल, हज़ारों की तादाद में मुझे लगता है सवाल पूछे। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि हमने UKSSC का वो दौर भी देखा था जहां एग्ज़ाम कंप्रोमाइज़ हुए हैं, लोग यूथ सड़कों पे उतरे हैं, एक पूरा मूवमेंट चला है, एक स्ट्रॉन्ग लॉ इस स्टेट ने पारित किया। आज हम ये कह सकते हैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हिमांशु जी कि ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट हैं, और जो सही में इसके उपयोगी हैं उन्हीं को मौका मिल रहा है। इस बारे में तो मुझे लगता है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि अभी जो UKSSC में जो प्रोसेस हैं और जो वहाँ पे जिस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ का कहीं से कहीं तक कोई नहीं होता नहीं, और कोई चांस भी नहीं है। हमारे अभी चेयरमैन सर हैं GS मर्तोलिया सर, उनके क्लियर डायरेक्शंस और खुद उनका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है चीज़ों में कि आज की तारीख में ये संभव नहीं है कि किसी भी एग्ज़ाम को हम ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता हो। और मुझे लगता है कि जितना भी करीब 7,000 से ज़्यादा हम लोग रिकमेंडेशन पिछले 2 सालों में भेज चुके हैं, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये 7,000 लोग जो हमारे
वर्क फोर्स में घुसे हैं सरकारी सिस्टम में, ये बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कोई इस तरीके का बहुत मेहनत करके आए हैं। बहुत मेहनत, ट्रूली जो मेहनत करेगा वही सेलेक्ट होगा। तो इसमें तो आश्वस्त रहना चाहिए सब लोगों को। ओके, हमने अनुभव क्या सीखा? मतलब यूके ट्रिपल एस सी जब आप गए तो जाहिर है प्रेशर था, चैलेंज था, चेंज करना है, इमेज चेंज करनी है, गुडविल स्टेक पर है। मतलब आपको क्या महसूस हुआ वहाँ जाके? चीज़ों को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी था उस समय, क्योंकि अगर चीज़ें स्टक कर जाती हैं तो फिर वो माहौल चेंज नहीं। दोबारा उसकी इमेज वो क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, विश्वास बहाली जैसे। हमने सबसे पहले जैसा कि एक एज अ टीम काम किया, हमारे चेयरमैन सर के, हमारे पूरे टीम के उनके निर्देशन में चीज़ें हुई कि सबसे पहले तो हम चीज़ों को लाइन पे लाएं। कुछ जैसे एग्ज़ाम्स हुए थे, उनके रिजल्ट डिक्लेयर होने, वो कहे जाएँ, फिर नए एग्ज़ाम्स कराए जाएँ, जल्दी से जल्दी भर्तियाँ करी जाएँ। तो वो चीज़ें, उसके लिए 3 चीज़ों पे वहाँ पे फोकस स्पेशली किया गया कि एक तो जो सिस्टम में लूप होल्स थे, उन लूप होल्स को कैसे फिल किया जाए, क्या क्या लूप होल्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए और उनको किस तरीके से ब्रिज करना है, उसके लिए पूरा एक स्ट्रेटेजी बनी और उसको हमने किया। दूसरी चीज़, वहाँ पे कार्मिकों का एक बड़ा अभाव था, कार्मिक कम थे और जो थे वो वेल ट्रेंड नहीं थे, तो सब आउटसोर्स थे ज़्यादा। तो आउटसोर्स थे, कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, तो इस तरीके से तो वहाँ पे कार्मिकों का अभाव था। तो हमारे चेयरमैन सर ने बोला कि सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पोस्ट है, आप रिक्रूटमेंट खुद ही करो, तो हमने उनको पहले रिक्रूट किया। बिल्कुल यंग माइंड्स, नए लड़के आए, सारे टैलेंटेड अच्छे लोग आए, और उन पे आप कोई, क्योंकि वो भी उसी एग्ज़ाम से आए जो और लोग दे रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है। जितने खासतौर से जो यंग बच्चे हमारे आयोग में आए हैं, उन्होंने काम को बहुत अच्छा संभाला है और वो अपने साथ नए आइडियाज़ भी लेके आए। तो हमने मैन पावर रिक्रूट किया और थर्ड हमने उनकी ट्रेनिंग पे फोकस किया कि जो चीज़ें कैसे सिखाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो किया। फिर हमने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा किए कि हमें लगता था कि टेक्नोलॉजी से हम चीज़ों को बचा सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। जैसे बायोमेट्रिक लेना है, सीसीटीवी है, उसके अलावा इंटरनल उसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए गए, एप्लीकेशंस तैयार करी गई ताकि चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करें और अच्छा कर पाएँ। तो इस तरीके से सारे लूप होल्स को ब्रिज किया और मुझे लगता है कि उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और आयोग की एफिशिएंसी उससे बढ़ी और साथ ही साथ में पारदर्शिता आई, शुचिता आई एग्ज़ाम्स में, और उसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस बहाली हो पाई। फिर आज तो कई स्टेट जो है इस तरह से एग्ज़ाम कराते हैं और आप लोगों ने भी कई स्टेट में जाके अध्ययन किया, तो कौन सा मॉडल आपको सबसे बेस्ट लगा? अगर आज भारतवर्ष की हम बात करें कि ये स्टेट बहुत अच्छा काम कर रहा है इस क्षेत्र में। यदि मैं कहूँ तो पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में भी काम बहुत हुआ है इन चीज़ों के लिए, तो डेफिनेटली हम लोगों ने किया है। लेकिन जैसे कि आपने और स्टेट्स की बात करी है, तो मुझे लगता है कि हम एक स्टडी में असम गए थे, तो मुझे लगता है असम का एक मॉडल बहुत अच्छा है इस चीज़ के लिए। उन्होंने क्या किया है, असम गवर्नमेंट ने, उन्होंने 2 स्तर पे रिफॉर्म किया। आयोग स्तर पे जो रिफॉर्म्स हो सकते हैं, जिनकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। फिर उन्होंने कुछ ऊपर के स्तर पे, जैसे रूल्स रेगुलेशंस में क्या चेंज हो सकते हैं और किस तरीके से रिक्रूटमेंट को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करके उसे, मतलब उसका एक बहुत कॉम्पैक्ट बनाया जा सकता है। उन्होंने अच्छा काम किया है इसमें। तो मुझे लगता है कि असम गवर्नमेंट का जो मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है जो दिखता है अभी। तो आपने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर उस तरह के प्रोसीजर? उसमें कुछ चीज़ें जो हमारे आयोग स्तर पे हैं वो तो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं जो हमने गवर्नमेंट को रेफ़र करी हैं और वो मतलब इन प्रोसेस हैं और वो चल रही हैं और जल्दी मुझे लगता है वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। आज के युवाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो लोग खासकर प्रिपेयर कर रहे हैं? जब हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है हम उस क्लास की बात कर रहे हैं। देखिए, रिच जो सेक्शन है सोसाइटी का वो बहुत कम होता है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरफ आता है। जो बहुत पैशनेट होता है वही आता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं लोअर मिडिल क्लास की, वो गरीब लोगों की और उन गांव के बच्चों की जो कि इंटीरियर में रह रहे हैं, वो ही ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ये हमने देखा है। तो मैं उन्हें सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ज़्यादातर अभी भी जो पहाड़ के बच्चे हैं वो जाते हैं BA BCom BSc करने के लिए। मैं उन्हें आइडिया दूंगा, अगर ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप ITI या पॉलीटेक्निक की साइड भी चले जाएंगे ना तो आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। मैं भी इसको थोड़ा सा विद एग्जाम्पल प्रूव करूँगा कि एक हमारे जैसे कोई एग्ज़ाम होता है जिसमें जर्नलिस्ट है, जिसमें प्लेन ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, उसमें सीट्स आती हैं 400 और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट होते हैं 1.5 लाख के आसपास। तो आप इसमें और उसमें से सेलेक्ट होना है केवल 400 लोगों को। वहीं कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं जिनमें ITI मांगा है या पॉलीटेक्निक मांगा है, तो वहाँ 200 पोस्ट के लिए मुश्किल से हमें 2500-3000 कैंडिडेट मिल पाते हैं जो अप्लाई करते हैं। तो रेशियो इतना कम है।
तो अगर मैं ये कहना चाहूँगा कुछ ऐसे फील्ड हैं जैसे ITI पॉलिटेक्निक मैंने कहा, उसके अलावा फिशरीज़ है, डेयरी है, उसके बाद टूरिज़्म है, फूड प्रोसेसिंग है, ये कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में तो चलिए बहुत आसान कर देते हैं आपकी राह को। इवन आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो वहाँ पे एक रेस्पेक्टेबल जॉब मिल सकती है किसी को। क्योंकि होता क्या है कि एज अ जर्नलिस्ट जब आप प्राइवेट सेक्टर में किसी फैक्ट्री में जॉब करने जाते हैं तो वहाँ जनरली आपको लाइन में काम करना पड़ता है। और वहीं अगर एज ए फिटर आप जाओगे, इलेक्ट्रीशियन आप जाओगे, तो आपकी वैल्यू अलग हो जाएगी। सैलरी तो अच्छी मिलेगी लेकिन आपको काम भी एक रेस्पेक्टेबल मिल जाएगा। ठीक बात। तो मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि खासतौर से जो अभी गांव के जो बच्चे हैं, जो अभी अपना करियर जो 11th-12th में है या ग्रेजुएट अभी उससे आगे हैं और अपना अभी करियर बना रहे हैं, वो कोशिश करें कि अपनी स्किलिंग को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। प्लेन वो करने के बजाय आप कोशिश करेंगे कुछ ऐसे अलग कोर्सेज कर लें जिससे कि आपको करियर बनाने में अच्छा मौका मिलेगा। अच्छा हिमांशु भाई, आप तो एक अच्छे लेखक भी हैं और कुमाऊनी में लिखते हैं, तो क्या लिख रखा आप तक जरा बताओ ना हमारे दर्शकों को। कुमाऊनी में मैं 2022 बटी मैं कुमाऊनी में थोड़ा बहुत लेखन शुरू करियो। तो उसमें जो मेरा पहला एक आया था, व्यंग आया था, उसमें वो था सैप एगी। हाँ। मतलब उसका मतलब था साहब आ गए। हाँ। तो वो एक थोड़ा सा जो प्रोटोकॉल सिस्टम होता है उस पर मैंने लिखा था वो कि किस तरीके का माहौल बनता है, किस तरीके की तैयारियां होती हैं जब सैप आते हैं। तो वो काफ़ी व्यंग मुझे लगता है पसंद किया गया था, और जिसके लिए एक जमुना देवी खनी कुमाऊनी हास्य व्यंग पुरस्कार होता है वो मुझे मिला था। अच्छा। उसके बाद मैंने एक उपन्यास कुमाऊनी में लिखा जिसका नाम था मुन गांधी। अच्छा। मतलब जिसका हिंदी में है मौन गांधी, साइलेंट गांधी। तो वो पूरा तरीके से एक पहाड़ी परिवेश में एक व्यक्ति की कहानी है जो एक बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस से उठता है, मतलब वहाँ पैदा होता है, उससे उठता है, लेकिन वो अपने वैल्यू सिस्टम को कभी नहीं छोड़ता। तो उसको इसीलिए मैंने उसमें बार बार उसको गांधी का वो रूप बताया कि वो साइलेंट है, वो बोलता नहीं है कि मतलब मैं गांधीयन हूँ या मैं गांधी वैल्यू सिस्टम को फॉलो करता हूँ। वो जानता भी नहीं कि गांधी क्या थे, वो ये भी नहीं पता कि गांधीयन होता कौन है, लेकिन वो एक्चुअल में जो लाइफ में कर रहा होता है वो बेसिकली वही है जो एक मतलब गांधीयन को करना होता है। तो मतलब मैंने ये दिखाया कि कैसे हमारे समाज में ऐसे हजारों लाखों गांधी हैं जो ना सिर्फ अपने परिवारों को बल्कि अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। तो जो मुन गांधी है वो एक ऐसे ही एक व्यक्ति पे आधारित, उसका जो नायक है उस पे कहानी है। आपको बहादुर बोरा साहित्य सम्मान भी मिला है। हाँ, वो इसी उपन्यास के लिए मुझे जो है बहादुर बोरा जो श्री बंधु अवार्ड मिला था 2024 का मिला था इसी उपन्यास के लिए। बहुत सारे आपको लेके सोशल मीडिया पे सवाल आए हैं। कोर्ट में जो डीलें चल रही हैं उसने हमारे युवाओं को बड़ा परेशान कर रखा है, इसका क्या कारण है? इसका कोई रास्ता है हमारे पास? मैं इस कंसर्न को मैं खुद फील कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जब 2012 का हम PCS अपीयर हुए थे, हमारी ज्वाइनिंग हो पाई थी 2017 में। तो एक 5 साल का प्रोसेस था, और पूरा ये हुआ था कि एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के बीच में कोर्ट्स में केसेस का बार बार जाना और उसके बाद वो होना। तो अब ये भी हमारे यहाँ भी यही एक सिस्टम है कि देखिए क्या है कि 50,000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, सिलेक्शन होना है 1,500 का सपोज, तो 48,500 एग्रीव्ड हो गए, वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनमें से कुछ बच्चे कोर्ट चले जाते हैं। और अब हम इसे डेमोक्रेसी की ब्यूटी कहें या उसके हिंड्रेंसेस कहें कि यहाँ पर कोई भी डिसीजन एक बहुत डेलिब्रेशन के बाद ही लिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस का पार्ट है। हमारा काम है एज एन कमीशन कि हम एग्ज़ाम कराएं और रिजल्ट डिक्लेयर करें, तो हम वो काम कर देते हैं। लेकिन उसके बाद यदि कोर्ट में कोई जा रहा है और कोर्ट में उसकी डेलिब्रेशंस हो रही हैं तो मैटर सब जुडिस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हमारा कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता और करने के लिए कुछ नहीं होता। तो ये एक है कि प्रोसेस का हिस्सा है, इसको हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि हम मजबूती से पैरवी नहीं कर पाते जिसके कारण लंबे समय तक कोर्ट में लटक जाता है। हम अपने क्या होता है कि रिजल्ट इज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। मतलब क्या, जैसे हमारा एक LT का जो अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है, वो हमारा सबसे, पुलिस का भी शायद कोर्ट में पेंडिंग। पुलिस का तो एक सिंपल रीज़न है कि उसका एज का इशू है जो कि आयोग के हाथ में नहीं है। लेकिन जो हमारा LT का मैटर है वो एक उसमें रिजल्ट की बात है। वो रिजल्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उस रिजल्ट को बनाना। ये हमारे पूरे आयोग का सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट होता है। अब इस चीज़ को हमें कोर्ट में उस तरीके से रखना भी है कि ये क्या है, उसको लॉजिकली रखना होता है। मैं खुद कई बार चेयरमैन सर के आदेश पर कोर्ट में खुद पर्सनली अपीयर होता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि कई बार खुद लॉयर्स जो हमारे एडवोकेट्स होते हैं वो उनको डिफ़िकल्टी आती है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, तो हम लोग खुद उस पर खड़े रहते हैं। तो लेकिन वही है कि एक वाइड डेलिब्रेशन उस पर चल रही है, बहुत चर्चा हो रही है, इस वजह से चीज़ों में डिले हो रही है, ये बात सच है। और बच्चों का जो इसमें कंसर्न है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स उनका कंसर्न है, वो बहुत वैलिड भी है। लेकिन वो बहुत लंबा समय हो गया ना। हाँ, बहुत लंबा, तो वैलिड है डेफिनेटली, मैं तो इस बात को मान रहा हूँ। लेकिन वो मैटर सब जुडिस हैं और आयोग के हाथ में बहुत कुछ है नहीं वहाँ पे कहने के लिए।
अच्छा, कई छात्रों ने ये भी कहा कि अभी जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस तो मेरे को नहीं लगता क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि हमने पिछले कुछ समय में क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाना शुरू किया है। मतलब वही पहले भी वही क्वेश्चंस आते थे, क्वेश्चंस अभी भी वही आ रहे हैं, लेकिन वो क्या है थोड़ा ट्रिकी है, मतलब पूछने का तरीका अलग है, ट्विस्ट कर दिए जाते हैं क्वेश्चंस को। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बच्चे पुराने पैटर्न पे प्रिपरेशन करते थे उन्हें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो हाँ, और लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जहाँ पहले बच्चे हाईएस्ट मार्क 94 95 ले आते थे 100 में से, आज वो 76 77 पे आ रहा है, और कट ऑफ जो 70s 80s में जाती थी अब वो 60s 50s में जा रही है। तो मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अभी भी अच्छा कर रहे हैं, ओवरऑल मार्क्स थोड़े कम हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी था करना, कि हम इन क्वेश्चंस को थोड़े पैटर्न को चेंज करें, और ये एक आयोग का बहुत ही हमारे चेयरमैन सर का भी बहुत ही वो कंसर्टेड डिसीजन था कि हमें ये करना है, तो इसी वजह से हमने ये किया है। एक है आंसर की जो विवाद है, उससे छात्रों का भरोसा टूटा है। बहुत सारे युवाओं का कहना है कि अगर आंसर में कोई संशोधन होता है तो सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? भाई जिसने कहा है उसी को तो दे दिया जाता, लेकिन बाकियों का क्यों नहीं किया जाता? ये एक इशू है जो हमने आयोग में भी, चेयरमैन सर ने भी और सबने ये इसको डेलिब्रेट किया है, और जल्दी इस और कदम ऑलरेडी हो चुका है, ये कदम उठाए जा चुके हैं। मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम्स में सबके मार्क्स पब्लिक करे जाएंगे। ये आप लोगों ने तय ऑलरेडी। क्वेश्चन डिलीशन का क्या है? कई लोग कहते हैं कि साहब उसके बाद बहुत दिक्कतें आती हैं। देखिए क्या, लेकिन क्वेश्चन डिलीशन क्यों होता है? भाई हम एक्सपर्ट रखते हैं, पूरी प्रिपेयर के साथ एक क्वेश्चनर बनाते हैं, उसके बाद डिलीशन की क्यों जरूरत पड़ती है? हाँ, ये मतलब देखिए एक मेरी एक कॉमन एग्जैक्टली एक कॉमन जो भी सोचेगा इस बात को जरूर सोचेगा कि भाई आप 100 केवल क्वेश्चंस हैं वो भी आप ठीक नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? लेकिन देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन के भी ना सोर्सेज होते हैं, कि अब हमारा क्या होता है कि जब एक क्वेश्चन को बनाया जाता है उसके बाद उस पर कई सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो उनको ऑब्जेक्शंस को कंसिडर किया जाता है। तो तब पता चलता है कि हाँ, मतलब इफ ऑब्जेक्शन अगर वो सही है और हमारा क्वेश्चन गलत पाया जाए तो उसको डिलीट करना ही ज़्यादा सही है। क्योंकि और इसमें देखिए ना, ये हम केवल नहीं करते, ये पूरे लगभग हर आयोग इसमें करता है। हमने किसमें ऑल इंडिया उसका हमने सर्वे किया था कि पूरे भारत के अगर हम लेवल की बात करें कमीशंस की, तो जो डिलीशन का रेट है अराउंड 6% के आसपास है। 6% हमारे यहाँ पर, और हमारा 1.2% है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो डिलीशन रेट है वो बहुत कम है। लेकिन हाँ, मतलब होता है, और लगभग हर आयोग में ये चीज़ होती है, और ये अच्छा है कि मतलब हम अपने आप को, हम इस चीज़ को फ्लेक्सिबल हैं कि कहीं पर अगर ऐसी कोई गलती है तो मुझे एक्सेप्ट करो, और उसमें सब बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। मैं सोशल मीडिया का ही सवाल ले रहा हूं, एक युवा ने, कि एलटी भर्ती परीक्षा में 3 प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए, जिससे ओबीसी की कट ऑफ 47.50 आ रखी है, लेकिन 3 प्रश्न उत्तर चेंज होने के बाद अभ्यर्थियों के कुल नंबर 48.50 हो गए। तो ये तो बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति है, ऐसा क्यों? ये जो फैक्ट है, मुझे लगता है कि एक तो ये मैटर अभी सब जुडिस है, तो ये फाइनल नहीं हुआ है कि क्वेश्चन चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके। तो ये, और ये जो मार्क्स का जो चेंज होने की बात है, ये तो तब आएगी जब क्वेश्चन के आंसर सच में चेंज होंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें फैक्ट करेक्शन की ज़रूरत है हमें। मे बी किसी ने अपने हिसाब से कैलकुलेट कुछ किया हो, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है कुछ। एक कह रहे हैं कि पेपर के स्तर को लेकर सवाल है, स्टैंडर्ड इतना खराब क्यों है? क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की मुझे लगता है कई बार आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जाते, खासतौर से वन दरोगा पेपर में कई सवाल वो कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए। ये सही बात है? वन दरोगा के क्वेश्चन में काफ़ी कंसर्न बच्चों के थे, और हमें भी, हमने इस चीज़ को रिव्यू किया, क्योंकि काफ़ी आयोग में आए तो चेयरमैन सर ने मुझे बोला था कि आप इसे रिव्यू कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो लेकिन ऐसा कुछ पाया नहीं गया, हमने एक्सपर्ट उसमें बैठाए, ऐसा कुछ नहीं था। और यदि मैं बात करूँ तो अभी वन दरोगा का रिजल्ट भी आउट हो गया है, तो जो बच्चे कंसर्न थे उनको लग रहा था कि हम तो कोई इसमें पास ही नहीं हो पाएंगे बच्चे, आपको जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि फिर भी कट ऑफ 65 गई है। अरे, तो कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें, मतलब जो कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा रीओरिएंटेशन करना पड़ेगा। देखिए ये बात सच है कि क्वेश्चंस का पैटर्न बदला है, तो आपको अपनी तैयारी को उस हिसाब से रीओरिएंट करना चाहिए। मतलब आयोग तो कैंडिडेट के हिसाब से तैयारी नहीं करेगा, कैंडिडेट को एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो लार्जेस्ट मैसेज ये है कि आप मेहनत करें, आप मेहनत कीजिए, और थोड़ा सा अपने आप को, मतलब रीओरिएंटेशन की ज़रूरत है बच्चों को। एक और सवाल आया है कि यूके SSSC में दिव्यांग बच्चों के लिए 45% क्वालिफाइंग मार्क क्यों किया गया, जबकि सामान्य वर्ग के लिए भी इतना ही है, जबकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में दिव्यांग के लिए 33% क्वालिफाइंग मांग है। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? ये जो कंसर्न है ये एक्चुअली हमारे हाथ की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तय होता है गवर्नमेंट के स्तर पे। ओके। तो आयोग तो जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, हम तो केवल एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी हैं, रूल्स हम डिसाइड नहीं करते।
तो ये तो गवर्नमेंट के लेवल की चीज़ है, जो आयोग के स्तर पे उसको ठीक कर पाना या चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के इसकी, बट ये प्रॉब्लम है। हाँ ये है 45 इक्वल है दोनों का जो कट ऑफ है। तो ये कैसे ठीक हो सकता है? इसे गवर्नमेंट को इसमें intervene रूल्स करना। में चेंज करना पड़ेगा। आपको लगता है करना चाहिए? हाँ मतलब होना तो चाहिए, ये तो एक जेन्युइन चीज़ है कि पीएच का जो कट ऑफ हो लो होना चाहिए। एक और है, परीक्षा केंद्रों को लेकर भी कई बार युवाओं को बड़ी आफत आती है। मसलन पिथौरागढ़ वाले को हल्द्वानी या काशीपुर आना होता है, चमोली वाले को देहरादून, जबकि देहरादून या हरिद्वार वालों को पहाड़ में भेजा जाता है। ये क्या सोची समझी रणनीति के तहत होता है? नहीं मतलब देखिए ये लॉजिस्टिक इश्यूज हैं। तो लॉजिस्टिक में हरिद्वार वाला हरिद्वार हो जाए, पिथौरागढ़ वाला पिथौरागढ़ हो जाए। हाँ मतलब देखिए हरिद्वार वाला वो पहाड़ जाता है ऐसा तो जनरली नहीं होता, क्योंकि देहरादून सेंटर है तो हम देहरादून देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर कम कैंडिडेट्स हों तो हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं हो पाता। सपोज केवल 50 बच्चे पिथौरागढ़ के लिए हैं, तो अब 50 बच्चों के लिए ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम वहाँ पे जाके एग्जाम कराएं। तो हमें फिर सेंटर को एक कुमाऊं में, एक गढ़वाल में ऐसे करना पड़ता है। और ये हर कमीशन करता है कि अगर छोटा एग्जाम है तो उसके सेंटर्स कम होंगे, बड़ा एग्जाम है तो उसके सेंटर्स ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से बच्चों को जो वो हैं सेंटर्स वो उनके नियरेस्ट ही दिए जाते हैं। अब सवाल वही है, आपने जब से आप लोग आए हैं, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी, आपने एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से कंडक्ट कराए हैं, रिजल्ट भी बहुत तेज़ी से, बट जब नियुक्ति की बात आती है तो उसमें बड़ा डीले है। नहीं आप ये मान के चलिए कि 90% नियुक्तियाँ समय पे हुई हैं। Okay. और सब मतलब लगभग केवल एक ही एग्ज़ाम है जिसमें नियुक्ति में डिले हुई है, बाकी लगभग सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी। एक और है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पिछले 1.5 साल से अखबारों की प्रक्रियाओं में सुर्खियां बांधे हुए, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो जब हमें गवर्नमेंट बोलेगी आप रिक्रूट कीजिए, अधियाचन आएगा तभी कर पाएंगे। आयोग के पास कोई चीज़ आती है तो हमारे स्तर पे डिले नहीं होती चीज़ें। अभी आपने अपना कैलेंडर तो जारी कर दिया है ना? बिल्कुल। तो उसी के हिसाब से आप चल उसी के हिसाब से तो परीक्षा। अभी नई नई कौन सी भर्तियां आने वाली है? अभी जो हमने रिसेंटली अभी पिछले हफ्ते ये कैलेंडर जो लॉन्च किया है उसमें ग्रेजुएट लेवल हैं, कनिष्ठ सहायक हैं, ड्राइवर की भर्तियां हैं। तो इसमें कई सारे इस जो पद हैं जो अगले 1 साल में भरे जाने वो इसमें आए हैं। हमारे जो बच्चे हैं, बिकॉज हिमांशु भाई आप तो टॉपर रहे हैं और इतने सारे 19 जगह से ऑफर आना, मतलब ये तो ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि एक जो बेरोजगारी के इस दौर में आपको 19 जगह से ऑफर है। तो उनको ना सही गाइडेंस चाहिए कि अगर एक बच्चा है, खासकर पहाड़ का बच्चा, आप जानते हैं हमारा इतना एक्सपोजर नहीं होता, माँ बापों का भी इतना एक्सपोजर नहीं होता, उसको अपनी प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद पैसे नहीं है मान लीजिए कोचिंग के लिए, तो वो किस तरह से तैयारी करे? मैं अपने इतने, क्योंकि शुरू में तो हमें भी यही प्रॉब्लम हमने फेस करी है, और आज जो इतने इसके बाद मेरी जो अपनी लर्निंग्स हैं वो बताऊं कि हमारा सबसे अच्छा जो गाइड होता है वो होता है किसी भी एग्जाम का सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। हम सबसे पहले उन्हें पिक कर लेंगे तो हमारी आधी समस्या शुरू वहीं से ख़त्म हो जाती है। तो गाइडेंस डेफिनेटली एक इशू है, और रीच ना होना। अब खैर आज तो कई चीज़ें हो गई हैं डिजिटल मीडिया की वजह से, यूट्यूब में और कई जगह कई सारे चैनल्स में आ गए, लेकिन उतना ही फिर मिसगाइडेंस भी है उनमें। मतलब हमें ये भी तो सोर्स आपका ऑथेंटिक सोर्स होना भी बहुत जैसे हमें कहते हैं भाई कोई भी आप अपना फैक्ट्स ले रहे हैं या कोई डाटा ले रहे हैं, आप इकोनॉमिक सर्विस से ले लीजिए, बिकॉज गवर्नमेंट उसको देती है। ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि जिस सोर्स को हम फॉलो कर रहे हैं कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो लेकिन जो गाइडेंस का इशू है वो एक है प्रॉब्लम, और मुझे लगता है कि वही जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें स्टार्ट करना चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, जिस भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके सिलेबस से। जब हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फिर हम अपने आप को बीच बीच में चेक करते रह सकते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो इसके एग्जाम के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर हम इस लाइन पे चलते हैं, और अच्छी किताबों के सोर्सेज ऑनलाइन आजकल मिल रहे हैं काफ़ी, जो हमें ऑथेंटिक बुक्स के बता देते हैं कि इन बुक्स को आप पढ़ लो, वो मिल जाए, ये 2-3 चीज़ें मिल जाएँ। और फिर हाँ ये बात सही है कि हर किसी के लिए कोचिंग में जाना संभव नहीं होता, तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए बच्चे खुद ही अपने आप सेल्फ प्रिपरेशन करके भी एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। किताब कौतिक भी आपका कॉन्सेप्ट रहा है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे की आपने, शुरुआत कैसे की, मतलब कहाँ से ये आइडिया आपके दिमाग में आया? हम लोग पहले से ही लाइब्रेरी पे काम कर रहे थे, तो इस बीच में एक हेमपंत हैं, वो अभी वो काफ़ी सोशल उसमें रहते हैं, तो उनसे हम लोग जब हम मिले तो हमें लगा कि हम क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू करें जहाँ पे बुक्स भी हों, लोकल कल्चर भी हो, लोकल आर्ट भी हो, ताकि हम दोनों को साथ लेके एक ऐसा कौतिक टाइप का करा पाएँ। तो फिर हमने उसे नाम दिया किताब कौतिक। तो हमने फर्स्ट किताब कौतिक टनकपुर शुरू किया था,
उसके तब पीछे वहाँ पोस्टेड थे आप? तब मैं वहाँ पोस्टेड था। उसके पीछे लॉजिक मतलब जो हमारा जो आइडिया था वो यही था कि किस तरीके से बुक्स को, क्योंकि बुक रीडिंग का कल्चर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, और दूसरा कि हम रिमोट एरियाज़ में अच्छी बुक्स कहाँ से पहुँचाएं, क्योंकि वहाँ पे रीच ही नहीं होती, और जो बेसिक जो हमारे बुक फेयर्स लगते हैं वो हमेशा बड़े शहरों में लगते हैं। तो आइडिया ये था कि छोटे छोटे शहरों में अच्छी किताबें पहुँचाने के लिए, और दूसरा उसको फिर किस तरीके से लोकल कल्चर, लोकल फूड, लोकल जो क्राफ्ट है उससे जोड़ने के लिए हमने एक इस तरीके का दोनों को मर्ज किया। तो ये किताब कौतिक इसका नाम हमने रखा। फर्स्ट हमने टनकपुर में किया था, और उसके बाद तब से क्योंकि मेरे कुछ टाइम कंस्ट्रेंट हैं और चीज़ें हैं, मैं उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, लेकिन जो टीम है वो आगे इसको लेके चल रही है और काफ़ी उन लोगों ने अच्छा काम किया है इसमें। एक और बात आती है ना, आपने असम का एग्जाम्पल दिया तो मैं वही सोच रहा था, आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आपने कहा एक जो उनकी एग्जामिनेशन बॉडी है उसने अपने इंटरनल रिफॉर्म्स किए, एक फिर ओवरऑल गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए। यहाँ अभी भी UKSSC ने वो रिफॉर्म्स किए हैं, गवर्नमेंट की ओर से या डिपार्टमेंट जो भी, उन्होंने अभी तक रिफॉर्म्स नहीं किए। तो आपको लगता है कि इसकी वजह से दिक्कत आती है? देखिए, प्रोसेस तो पहले वाला चल ही रहा है। अगर हम कुछ चीज़ों को ठीक कर लें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। तो और उसमें जो गवर्नमेंट लेवल पे प्रपोजल चल रहे हैं, चीज़ें प्रोसेस में हैं, और जल्दी उन पे मुझे लगता है कि काम कर लिया जाएगा और वो चीज़ें हो भी जाएंगी। आप इस सर्विस में आते तो जाहिर है हर किसी का अपना एक ड्रीम होता है कि भाई मैं ये क्यों सर्विस ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अभी की मैं हालात देखता हूँ तो आपको भी प्रेशर होते हैं, मतलब गवर्नमेंट में काम करने में प्रेशर इस तरह के होते हैं? ये तो एक प्रोफेशनल हज़ार्ड है सिविल सर्विसेज का, गवर्नमेंट सर्विस का, कि आपको मल्टीपल पुल्स एंड प्रेशर होते हैं। और आप उन्हें कई बार वैलिड कहिए, इनवैलिड कहिए, सही कहिए, गलत कहिए, जो भी कहिए, वो तो होते हैं। तो ये तो हमें, तो आपका उससे निपटने का मंत्रा क्या रहता है? कि सिंपल हमारा अपना वैल्यू सिस्टम है, जो है वो सिर्फ उसी पर चलना है आगे। हाँ। तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं नहीं। बट वैल्यू सिस्टम तो आपको आगे बढ़ने से रोक भी देता, बिकॉज आप अगर अपने वैल्यू सिस्टम में अड़े रहे तो फिर आप सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाएंगे। सिस्टम जिस तरीके से आपको चलाना चाहता है, आप नहीं चलना चाहेंगे, वो अपने पार्ट से आपको दूर रखेगा। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मतलब इसमें फिर मैंने अपनी आगे बढ़ने की डेफिनेशन चेंज कर रखी है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि अपने वैल्यू सिस्टम पे रह के और सही काम करना, और जहाँ पे हम प्लेस्ड हैं वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना, वही हमारे लिए काफ़ी है। तो यही प्रोग्रेस है। मैं कई अभी जो नए लोग भी आए हैं तो मैं कईयों से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा भाई आपकी इंस्पिरेशन कौन है, उन्होंने आपका नाम लिया। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हिमांशु भाई, कि अगर इस उम्र पे लोग आपको अपना इंस्पिरेशन मान रहे हैं तो कुछ तो आप ऐसा कर रहे होंगे या कुछ आप में ऐसा होगा, वो जो वैल्यू सिस्टम की आप बात करो, जिनको वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर हम ईमानदारी से काम करें, क्योंकि आप इस कुर्सी पे भी बैठे हैं, ये भी ईश्वर की कृपा है, आपके माँ बापों का आशीर्वाद है, तो हमें अपने को खपाना चाहिए सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए। जो हम अपने साक्षात्कार में बोलते हैं कि साहब हम क्यों आना चाहते हैं इस सर्विस में, तो बोलते हैं साहब मैं सोसाइटी को चेंज करना चाहता हूँ। वो सोसाइटी को तो छोड़िए, सोसाइटी को तो नुकसान, अपने को तो चेंज कर लेता, वो सोसाइटी को नहीं करता। तो आपको लगता है कि ये हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका ईश्वर ने दिया है? मैं जो यूथ इस अभी देख भी रहे हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है कि जॉब तो लाइवलीहुड का एक साधन है। मतलब कुछ लोगों को पैदा होते ही शायद ये ऐसे मतलब गोल्डन स्पून वाली बात है, वो मिल जाते हैं। कुछ लोग उसे अपनी लाइफ में अर्न करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लाइवलीहुड है, एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे आके हम किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग भी अभी चाहे वो अपने प्रिपरेशन के दौर में हों या स्कूलिंग के दौर में हों या कॉलेज कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि आप ना लाइफ को एक पर्पस के साथ जिए। मतलब हमारी लाइफ का पर्पस होना चाहिए, और पर्पस एक लार्जर पर्पस होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए। ना कि मतलब हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है या मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है या मुझे कुछ ऐसा एंटरप्रेन्योर बनना है। ये तो कोई लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता। लाइफ का पर्पस तो यह है कि आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो। मतलब ओवरऑल जो पर्पस है कि हम जब इस वर्ल्ड में आए हैं तो हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब आप उसे एक बड़े बड़े पर्पस और बड़े मिशन के साथ रहते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें फिर तो सब कुछ गौड़ है उसके सामने। मतलब आपके एफर्ट, आपकी मेहनत, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या आपको क्या हो रहा है, तो ये सब बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं जब आपके पास एक बड़ा पर्पस होता है। तो मुझे लगता है कि हमें उस पर्पस के साथ जीना चाहिए और वो हमारी लाइफ का पर्पस होना चाहिए। जो लोग इस पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं उनको लाइफ में कभी हार्डशिप नहीं होती और सक्सेस तो उनके लिए बहुत छोटी चीज़ हो जाती है फिर। बिकॉज आप ओखलकांडा से आते हैं और बहुत ही पिछड़ा ब्लॉक है, और वहाँ पर हेल्थ की मैं बात करूँ, एजुकेशन की मैं बात करूँ, सबको नीचे आना पड़ता है। तो हल्द्वानी आएंगे या फिर देहरादून आएंगे। कभी जाहिर है हम सब लोगों के दिमाग में चलता है कि भाई ओखलकांडा में किस तरह के बदलाव कर जाते, खंसियों में क्या बदलाव लाया जाए, उसके आसपास के इलाकों में हम क्या कर सकते हैं। आपके मन में क्या विज़न है उस इलाके को लेकर?
ये बात सच है कि वो बहुत रिमोट और इनएक्सेसिबल थोड़ा एरिया है। तो एक तो कनेक्टिविटी वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो दूसरा जैसे आपने कहा कि हेल्थ सिस्टम तो है बेसिकली, ये पूरे पहाड़ की प्रॉब्लम है। हम देखें तो हेल्थ है, एजुकेशन है, इनएक्सेसिबिलिटी, और सबसे बड़ी बात है कि हम इतनी बात करते हैं पलायन हो गया, ये हो गया, लेकिन सबसे बड़ा जो उसमें फैक्टर है वो है रोजगार का। अगर हम लोकल लेवल पे लोगों को लाइवलीहुड जनरेट कर सके उनकी ना, तो आधा तो हमारी समस्याएं वैसे रिजॉल्व हो जाएंगी। तो मैं उखलकांडा की यदि बात करूं तो हाँ, काफ़ी रिमोटनेस है, बैकवर्ड एरिया है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वहाँ जिस चीज़ पे काम होना चाहिए वो होना चाहिए एजुकेशन पे, रोजगार पे और हेल्थ पे। 3 चीज़ों पे बहुत अर्जेंट नीड है वहाँ पे काम होने की, और काफ़ी हद तक पिछले कुछ सालों में इम्प्रूवमेंट बहुत हुए हैं, इसमें अभी कोई डाउट नहीं है। मतलब और आपका इनिशिएटिव कम्युनिटी कारखाना इज ए गुड एग्जाम्पल। डेफिनेटली देखिए, ये सारे जो हमारे, चाहे हम सिटीजन लाइब्रेरी की बात करें या कम्युनिटी कारखाने की बात करें, और एक घोड़ा लाइब्रेरी भी एक लड़का हाँ, एक चलाता घोड़ा था ना, प्राइम लाइब्रेरी। मिनिस्टर ने अपनी मन की बात में जिक्र किया था, हमने उसका प्रोग्राम दिखाया हाँ, था। उनसे वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये सब वो हैं कि इन्हें प्रोटोटाइप बोल सकते हैं कि जो लोकल प्रॉब्लम्स के साथ और लोकल जो सर्कमस्टेंसेस लोकल फ्लेवर ऑल्सो, हाँ, उनसे जो निकले। तो उन्होंने, क्योंकि यही सॉल्यूशन है, मतलब आप बड़ी इंडस्ट्री वहाँ लगा नहीं सकते, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, बड़े वहाँ पे आप बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज भी नहीं खोल सकते, या आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना दो, वहाँ पे आपको स्टाफ नहीं मिलेगा। तो हमें ऐसे छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स के बारे में सोचना पड़ेगा, इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो वहीं की प्रॉब्लम से निकलें और उसको हम वहीं पे रिजॉल्व कर सकें, और ये संभव है, ऐसा पॉसिबल भी। अच्छा, एक कभी ये सिचुएशन आ गई कि आपको एक बहुत शानदार पोस्टिंग मिल रही है, पोस्टिंग के भी अलग अलग रूप हैं, और दूसरी तरफ आपका वैल्यू सिस्टम है, तो आपको कौन सा रास्ता पसंद होगा? मेरे लिए तो, मतलब मैं एडमेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए अपना वैल्यू सिस्टम चेंज नहीं कर पाऊँ, मतलब वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ हमारे साथ रहेगी, कोई पोस्ट भी हमें एक लिमिटेड समय तक ही मिल सकती है, लेकिन जहाँ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फिर आप लाइफ लॉन्ग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए जो मेरा वैल्यू सिस्टम है और जो मेरे उसूल हैं और जो हमें सिखाया गया है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बने रहना बहुत ज़रूरी है। और जब मैंने वही आपसे जो बात कही थी कि जब आपके लाइफ के पर्पस होते हैं कुछ, तो आपको फिर ये पोस्ट, पद और प्रतिष्ठा तो नहीं दिखती, मुझे भी नहीं दिखती कभी। तो हमें तो उस वैल्यू सिस्टम पे बने रहते हुए अपने पर्पस को फुलफिल करना है। जब हम बात करते हैं ना कि हमें कैसे स्ट्रेंथन करना है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, अकाउंटेबल बनाना है, लोगों का भरोसा बढ़े इस सिस्टम के ऊपर, तो हम कहते हैं रिफॉर्म करिए। तो हिमांशु भाई, मैं आपके अनुभव से जानना चाहता हूँ, हमें किस तरह के रिफॉर्म चाहिए? रिफॉर्म्स, एक तो सबसे पहले सिस्टम ना अभी भी बहुत क्लोज्ड है, मतलब हम लोग बाहर के आइडियाज़ को लेना नहीं चाहते। सरकारी सिस्टम में एक बड़ी प्रॉब्लम ये हमेशा रहती है कि इट इज़ नॉट ओपन टू आइडियाज़। तो मुझे लगता है कि देखिए, क्योंकि मैं काफ़ी सोशल उसमें रहता हूँ वर्क में, तो मुझे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिलने का और बिल्कुल यंग लोगों से, टेक्नोक्रेट से मिलने का मौका मिलता है। तो मैं देखता हूँ कि वो लोग कितना कुछ सोच रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, और उनके पास कितनी सॉल्यूशंस हैं। लेकिन जब हम अपने आप को उनको रिसीव ही नहीं करना चाहते, हमने दरवाजे बंद कर दिए उन आइडियाज़ के लिए, तो सिस्टम कैसे चेंज होगा? तो सबसे पहले तो इस ओपननेस की ज़रूरत है कि हम इस बात में लिबरल हों, इस बात को अपने मन से निकालें कि हम ही सब जानते हैं और हमसे ज़्यादा कोई क्या जानता होगा। राह में चलते हुए व्यक्ति भी कभी कभी बहुत सॉलिड, आपको बहुत अच्छे, मतलब आपको हर तरीके से लोगों के पास अच्छे आइडियाज़ हैं, उनके पास सॉल्यूशंस हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को, आइडियाज़ को लें और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और मौका दें लोगों को ये करने का। दूसरा, सिटीजन पार्टनरशिप हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट कम्युनिटी। कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ होती है ना, अगर आप उसको यूज़ कर लेंगे तो, मतलब एक तरफ आप करोड़ों का बजट रख दीजिए और एक तरफ आप सिर्फ कम्युनिटी की, आज हम 27 सिटीजन लाइब्रेरीज बना पाए, हमारे पास कोई बजट थोड़ी है, वी डोंट हैव मनी। और कम्युनिटी, हाँ, ये कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है कि 20 लोग साथ आते हैं, वो कहते हैं कि हम कर लेंगे। और हमारे पहाड़ में तो मदद का, पलटों का कॉन्सेप्ट रहा है पहले से। ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ कोई पहले बहुत बड़े ना कोई फंड था लोगों के पास, ना फिर भी काम होते थे, महिलाएं पलटे लगा के खेतों में काम करती थी, मदद अभी भी चल रहा है सब कुछ। तो ये कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ है ना, इसको हमें, हमारे यहाँ तो शादियों में भी कोई किसी को बुलाया थोड़ा जाता था, गांव के लोग ही निभाते थे सारे फंक्शन, सब वही करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी ना कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है, जो आप करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं कर सकते, वो समाज कर सकता है, और बिना, मतलब एक एफर्टलेस तरीके से हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन समाज को कन्विंस करना कि हम एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी और है। वो तब हो पाएगा जब आपकी खुद की विश्वसनीयता हो। वही, मतलब हम कम्युनिटीज़ का, जो मैं पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हूँ, कि अगर कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवा पाए चीज़ों में, तो वो जब देखेंगे कि हर चीज़ तो ओपन है, हर चीज़ तो वो लोग खुद ही कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक उनके साथ एक्टर हैं, ना कि मतलब उनके ऊपर कोई भाग्य विधाता बन के बैठे हुए हैं, तो ये खुद ही चीज़ें हो जाती हैं फिर।
तो पहाड़ में आपको लगता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहाड़ हमारा पिछड़ रहा है और आज भी हम उसी स्थिति में हैं। इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम का भी इंडिकेटर आप देख लेंगे तो पहाड़ बहुत पीछे हैं। तो आपको लगता है कि उसको आगे लाने के लिए अब हमारा फोकस पहाड़ों पे बिल्कुल पूरी तरह से हो जाना चाहिए? देखिए क्या है, अभी उत्तराखंड की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी एक, उसमें इस बात को, दैट इज़ एक वो गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो हिल प्लेन डिस्पैरिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है उत्तराखंड में और एक खाई बढ़ती जा रही है। और ये क्या होता है ना, इकोनॉमी का हमेशा एक क्या होता है कि वो मल्टीपल इफेक्ट होता है उसका। मतलब जैसे आप अगर कहीं पे इकोनॉमी में कॉन्सेंट्रेट होती है ना कई जगहों पे, अगर डेवलपमेंट जहाँ होगा वहाँ तेजी से डेवलपमेंट होता चला जाएगा और जो बैकवर्ड एरिया है वो बैकवर्ड होते चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक हो रही है और ये साफ विजिबल भी है कि ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि देखिए गवर्नमेंट हमेशा ना, ये हमें समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का सिर्फ एक मतलब सप्लीमेंट्री रोल होता है, सपोर्टिव रोल हो सकता है। गवर्नमेंट एक खुद एक्टर बन के इंडस्ट्री लगाना ये सब नहीं कर सकती। तो जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो, ये गवर्नमेंट कर सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप खुद ही पॉलिसी बना दो, हाँ, एंटरप्रेन्योर खुद ही पैदा हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों है कि कुछ स्टेट में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी है और कुछ जगह नहीं है, क्योंकि एक पॉलिसी एनवायरनमेंट है। तो गवर्नमेंट सिर्फ वो पॉलिसी एनवायरनमेंट पे काम कर सकती है, पॉलिसीज पे काम कर सकती है और उसके जो रिपल इफेक्ट होते हैं उससे डेवलपमेंट होता है। तो इस चीज़ को करे जाने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ मतलब हमारा जो बेस्ट माइंड है ना, वो पलायन की वजह से बाहर जा रहा है। ये सोचने की बात है कि आज बड़े मतलब अब मैं कई सिटीज़ में घूमने का मौका मिलता है। मुंबई में कई अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं उत्तराखंड के हैं, दिल्ली नोएडा चले जाइए एंटरप्रेन्योरशिप में उत्तराखंड के हैं वो सब, बिकॉज अपॉर्चुनिटी उन्हें वहाँ मिली, वहाँ अपॉर्चुनिटी है, वहाँ एनवायरनमेंट भी है। यहाँ पे भी हमें इस चीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट ही तो अपॉर्चुनिटी लाएगी। डेफिनेटली, बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात की। एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ज़्यादातर हमारा यूथ है ना, वो गवर्नमेंट सर्विस पे ही फोकस रहता है। आपको लगता है लिमिटेड है? बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब्स आर लिमिटेड, तो हमें अभी दूसरे सेक्टरों की ओर देखना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल सोचना ही पड़ेगा और ये तो माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। जब मैंने स्टार्ट हमने अभी किया था, मैंने एक स्किलिंग की बात करी थी कि हमें अपने स्किल्स को चेंज करना पड़ेगा। तो होता क्या है ना कि देखिए गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ क्यों आते हैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट 99% को पावर, पैसा और अथॉरिटी दिख रही होती है। उन्हें लगता है कि यार यहाँ सेफ है, काम नहीं करना पड़ेगा और पैसा भी है, पावर भी है। यही चीज़ अट्रैक्ट करती है गवर्नमेंट की आज भी लोगों को। मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बहुत कम लोग होते हैं, सिक्योर जॉब है, सिक्योर जॉब है, तनख्वाह तो मिलेगी। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक मिशन या एक पर्पस के साथ आ रहे हैं, या इसलिए आ रहे हैं कि उनके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लेकिन मैं फिर भी गवर्नमेंट में जाऊंगा, मुझे कुछ काम करना है, ऐसा सोचने वाले बहुत कम होते हैं। तो और फिर गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली कम है। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि 1.5 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और सीट 400 ही है केवल, तो बाकी को तो नहीं मिलेगी ना जॉब। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसमें इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक मतलब जो हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे ना, कि वो ग्रो करें, इनोवेशन, क्रिएटिविटी को भाई समाज में इज्जत मिले, उनको एक अच्छा वो मौका मिले काम करने का। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और उत्तराखंड में क्या है ना, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल लिमिटेड है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वहाँ जाएगा जहाँ पे उसे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक बात। और यही कारण है कि हमारी ज़्यादातर इंडस्ट्री प्लेन एरिया में कंसंट्रेटेड होकर रह गई, पहाड़ों तक नहीं चढ़ पाई। वहाँ के अपने इश्यूज़ हैं। तो हमारी वहाँ की जो लोकल हमारी स्ट्रेंथ है, हम उसको कैसे हार्नेस करें, ये हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें, जैसे एक ग्रोथ सेंटर पॉलिसी आई थी सरकार की, बहुत अच्छी पॉलिसी थी वो, उसको हमें उस समय सक्सेसफुल बनाया, क्योंकि वो छोटे छोटे सेंटर्स क्रिएट कर रही थी। बस उसमें यह था कि वो गवर्नमेंट ओन काम था। हम कम्युनिटी कारखाने की बात कर रहे हैं, वो भी उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो कम्युनिटी ओन्ड है, लोग उसे ओन कर रहे हैं, लोग उसे रन करेंगे। तो ये हमें छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचना पड़ेगा। और सरकार को तो बिजनेस में पढ़ना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट है नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, ये तो पुराना मामला ही खराब हो जाएगा। हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। एक जो मतलब गवर्नमेंट एक एक्सीलरेटर का रोल प्ले कर सकती है, फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकती है, गवर्नमेंट खुद एक प्लेयर नहीं हो सकती। हिमांशु भाई, मैं देख रहा हूँ ना, कोचिंग का पूरा जो ये सेक्टर है, ये ना एक मैं कहूँगा कुकुरमुत्ते की तरह सामने आ गया है। बिल्कुल। और लाखों की तादाद में ये लोग पैसे बना रहे हैं, बट क्वालिटी ऑफ कोचिंग का कुछ पता नहीं है। तो हम कैसे हमारे बच्चों को इससे बचाएं? और मैं ये नहीं कह रहा जो अच्छे कोचिंग संस्थान हैं, जो बहुत अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, वहाँ पर जाए, लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ हर गली नुक्कड़ पे एक नया कोचिंग संस्थान खुला है। तो हमारे स्टूडेंट कैसे इसको पहचाने कि हमें सही जगह कहाँ से पढ़ाई करनी? इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए क्या है, बच्चा तो अभी उसको इतनी, जब अभी तो क्या चल रहा है कि 8th 9th क्लास से हम लोग इंजीनियरिंग की कोचिंग और मेडिकल की कोचिंग करने बच्चे चले जा रहे हैं। तो ये तो एक होड़ सी लग गई है कि लोगों को लगता है कि कोचिंग में एडमिशन दिलवा दो, कोचिंग में। तो ये सबसे पहले पेरेंट्स के अवेयरनेस की ज़रूरत है। और आप ये देखिए कि जिसको भी सक्सेस मिली है ना आज तक, उसे अपने हार्डवर्क से मिली है।
देखिए कोचिंग जरूर थोड़ी बहुत उसके हेल्प करता होगा, लेकिन जब तक खुद बच्चा नहीं पढ़ता उसको सक्सेस नहीं मिलती लाइफ में। कोचिंग इज़ नॉट ए गारंटी फॉर सक्सेस। कोचिंग सिर्फ आपको एक हेल्प कर सकती है, गाइड कर सकती है, वो भी अगर अच्छी होगी। एक एडिशनल इनपुट है समझ लीजिए आपकी लाइफ में। तो ये इसके लिए बच्चे से ज़्यादा मुझे लगता है पेरेंट्स को समझना जरूरी है कि वो इस होड़ में ना पड़ें। सबसे पहले कि अगर कोई पड़ोस का बच्चा किसी कोचिंग में इतनी कम एज में चला गया तो मैं भी भेज दूँ, तो और इसमें नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि जो गवर्नमेंट लेवल पे उस पर काम हो भी रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी एक एक्ट ला रही है और स्टेट गवर्नमेंट लेवल भी काम चल रहा है कि किस तरीके से कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट किया जाए। इसको अब रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है इस वक्त। ये दूसरा चीज़ है। और तीसरा ये है कि जब तक डिमांड होगी तब तक प्राइवेट सेक्टर वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए करेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि मार्केट में डिमांड है तभी कोचिंग सेंटर्स ग्रो कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम को, कॉलेज एजुकेशन सिस्टम को इतना एनरिच करें, ऐसा बनाएं, या फिर एग्जामिनेशन सिस्टम को ऐसा बनाएं कि अब होता क्या है कि कॉलेज स्कूल में कुछ और पढ़ाई चल रही है, एग्जाम में कुछ और आ रहा है, तो जब उनमें कनेक्ट ही नहीं है तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए तो कोई आएगा ना, वही कोचिंग आती है। फिर उसमें कुछ अच्छी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो हमें स्कूल एजुकेशन को भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स की अवेयरनेस की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को आने की ज़रूरत है कि रेगुलेट करे चीज़ों को कैसे। और लेकिन सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा मुझे फिर भी लगता है कि वो पेरेंट्स की अवेयरनेस होगी। हिमांशु भाई, एक और बात है ना, हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी, नई नई भर्तियाँ कर रहे हैं, बट मैं देख रहा हूँ जो कमिटेड लाइबिलिटीज़ का एनुअल बिल है वो भी बढ़ता जा रहा है। उस पैमाने पे हमारे रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम इसको सस्टेन कैसे करेंगे आने वाले समय में? ये एक चैलेंज है गवर्नमेंट को, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये चैलेंज तो है ही। और अभी जैसे फाइनेंस कमीशन ने भी ये बात उठाई है, जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, कि इसको आपको देखना है। तो मुझे लगता है जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी तो काफ़ी ऊपर के स्तर की बात है। नहीं, वो तो कहते हैं कि आप नई भर्तियां बंद कर दीजिए, बट ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम में ये हो नहीं सकता ना। एग्जैक्टली। तो ये सोच में हमारे जो इकोनॉमी को जो मैनेज कर रहे हैं, स्टेट फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दे आर कॉम्पिटेंट इनफ और वो इस बारे में सोच रहे होंगे कि क्या करना है। एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, तो मतलब स्मार्ट तैयारी कैसे करे? ऐसा नहीं कि वो 12 घंटे 13 घंटे पढ़ रहा है, बट जितना पढ़ रहा है क्वालिटी पढ़ रहा है। उसके लिए मैं चाहता हूँ हिमांशु भाई आपके फाइनल टिप्स आए हमारे यंग स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, जो मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो मेरी समझ में नहीं आता कि वो कौन होते होंगे जो इतना ज़्यादा पढ़ते होंगे। हमने तो, क्योंकि मैं जॉब के साथ भी तैयारी करता रहा, तो मुश्किल से 4 से 5 घंटा पर डे, और किसी दिन ज़्यादा पढ़ लिया तो 8 घंटा। उससे ज़्यादा तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, मतलब एक प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हो सकती। तो कभी भी पढ़ाई को और अपनी परफॉर्मेंस को आप नंबर ऑफ आवर्स कमरे में जो बंद हो उससे नहीं जोड़ा जा सकता। ये तो सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो मैंने कहा था कि ऑथेंटिक सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस की कमी में हम जनरली क्या करते हैं, देखिए 2 टाइप की बुक्स होती हैं, एक होती है पॉपुलर बुक्स, एक होती है रेफरेंस बुक्स। पॉपुलर बुक्स मार्केट में खूब मिलती हैं और हम पढ़ने के चक्कर में उन्हीं को उठा लाते हैं, लेकिन उनका जो उसमें लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है, कितना ऑथेंटिक है, इस चीज़ पे हम गौर नहीं कर पाते। तो आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल क्या है जिसको आप रेफ़र करेंगे। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना ना एक कंसिडरेबल टाइम इस चीज़ में लगाएं कि उन्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितनी किताबें पढ़नी है तो बाद में आएगा, लेकिन क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इस पर सबसे पहले जाएं। और वो हमें कहाँ से पता चलता है? सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। कई बार हम एक बुक उठा के लाते हैं, उसमें केवल एक चीज़ होती है जो सिलेबस का पार्ट होती है, लेकिन हम पूरी बुक पढ़ लेते हैं। तो फ़ायदा क्या है? आपने मेहनत पूरी करी लेकिन सिलेबस का तो एक ही टॉपिक कंप्लीट किया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और फिर उन पे बेस्ड ऑथेंटिक बुक्स, और फिर एक राइट स्ट्रेटेजी। मतलब हम पूरे 15 दिन लगाएं अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में। कि जैसे हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मैं हमेशा इस बात को सोचता था कि जब मैं एक स्ट्रेटेजी बनाता हूँ तो मैं सक्सेस होने के लिए बनाता हूँ। मैं ये तो सोचता नहीं कि मैं अगले साल इतनी मेहनत करूँगा फिर फेल हो जाऊँगा, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता। हर कोई ये सोचता है कि 1 साल पढ़ के और या 6 महीने पढ़ के ऐसे ऐसे पढ़ूंगा और मैं पास हो जाऊँगा। फिर प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब हम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते। हमने जब स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होने के लिए बनाई है तो अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट वैसा ही मिलेगा जैसा हमने सोचा था, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं करते, फिर चेंज करते हैं, यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो हमें एक प्रॉपर अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है विद पूरा टाइम लीजिए उसके लिए, 1 हफ्ता लीजिए, 15 दिन लीजिए और उसके बाद उसे स्टिक कीजिए। और रोज़ पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि कभी हम 18 घंटे कह रहे हैं पढ़ लिया फिर उसके बाद हम 3 दिन सोए रहे। सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, रूटीन को मेंटेन रखना, डिसिप्लिन, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उस पीरियड में एक ऑप्टिमिज्म अपने अंदर बनाए रखना, क्योंकि वो क्या होता है ना, एनर्जी लेवल डाउन होता रहता है, तो उसको हमेशा बनाए रखना। वो तभी आएगा जब आप एक पॉजिटिव होप के साथ करेंगे, मतलब आप सोचेंगे कि हाँ ठीक हो जाएगा इससे। आपको भी तो फेलियर्स मिले ना? बिल्कुल। तो फिर फेलियर से ओवरकम कैसे किया?
बस यही है कि मैं हर रोज़ अपने आप को रिमाइंड कराता था कि मेरा लाइफ का ना पर्पस कुछ बड़ा है, ये मेरा पर्पस नहीं है। तो मैं हर रोज़ रिमाइंड कराता था कि मैं अभी भी जैसे मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो मेरा ये तो पर्पस था नहीं कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में आऊँ। आपने कई बार पर्पस बढ़ाया, कहा ऐसा कौन सा पर्पस है? नहीं, मतलब वही कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। Okay. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जब मैं बड़े पर्पस की बात कर रहा हूँ, तो मैं यही कर रहा हूँ कि मेरा आज का जो एक्शन है वो कुछ कंट्रीब्यूट किया भी पॉजिटिव कि नहीं किया। बड़े पर्पस में तो आजकल पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट होना हो जाता है ना। मतलब वो तो हम लोग के मतलब वो हमारे एरिया नहीं है, फील्ड भी नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये पर्पस है। अपने अपने प्रोफेशन के साथ साथ आप सोसाइटी को क्या क्या दे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हिमांशु भाई, एक और बात आखिर में कि आप थोड़ा सा बताइए, जो आपने रिकॉर्ड तोड़ भर्तियां की हैं, थोड़ा हम डाटा अगर कंपैरिजन करें तो पहले के मुकाबले इस समय क्या ज़्यादा गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे पा रहे हैं? बिल्कुल। इस बार मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट के लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पे हो या शासन के स्तर पे हो, इस बात पे बड़ा पुश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करने। और फॉर्चुनेटली आयोग में हमारे चेयरमैन सर हैं, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, और वो इस चीज़ के लिए मतलब हमेशा जो टारगेट है उसे फुलफिल करना है, तो वो रहते। तो ये पूरी एक जो टीम है, और इसमें बिल्कुल ये बात सही है कि पिछले 2 से 3 सालों में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट सरकार ने किए हैं। मोटा मोटा कितना लोग सरकारी नौकरी में आए होंगे? जो गवर्नमेंट का डाटा अराउंड 24,000 का है, कि जो पिछले कुछ सालों में दी गई है, और उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है मुझे लगता है कि अराउंड 10,000 के आसपास वो होगा। तो एक अच्छा इस बीच में गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट हुआ, और वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई, आप देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आए, और हमें बड़ा नाज होता है, हमें बड़ा गर्व होता है कि इस तरह आज के दौर में जहाँ लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को गिरवी रख दिया है, न सिर्फ अपनी वैल्यू को मेंटेन करना बल्कि उस वैल्यू के प्रति कमिटेड रहना, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है यही कारण है कि जो हमारे नए जनरेशन के बच्चे हैं वो आपको अपना आदर्श मानते हैं, और आपने ये कमाया है। मैं बहुत बधाई दूंगा और बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलके जो हैं वो हमारे उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस उत्तराखंड को कैसे आगे ले जा सकते हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में, क्योंकि हम इसीलिए जाने जाएंगे कि हमने कंट्रीब्यूट क्या किया। तो उस पर आप करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु कफलटिया। आप UKSSC के एग्जाम कंट्रोलर हैं और एक शानदार शख्सियत। अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने वैल्यू सिस्टम की बात की, मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने जीवन में अपने साथ क्या ले जाते हैं वो आपकी वैल्यूज होती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इन्हें गिरवी रख दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने इन्हें बना के रखा है, इसलिए वो समाज में सबसे अलग पहचाने जाते हैं, एक अलग पहचान रखते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, अगर कोई सवाल छूट गया हो तो हम दोबारा उनको अपने यहां आमंत्रित कर लेंगे, क्योंकि हमारे कई व्यूवर्स बहुत नाराज हो जाते हैं कि हमारे